हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 14। नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन। जितना उन्होंने सोचा था, क्विरेल उससे ज़्यादा बहादुर निकला। आने वाले सप्ताहों में वो पीला और दुबला ज़रूर हो गया, परंतु ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसने हार मान ली हो। हर बार तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजरते समय रॉन, हैरी और हरमाइनी दरवाजे पर कान लगाकर जांच करते कि फ्लपी अब भी अंदर घुर्रा रहा है या नहीं। स्नैप अपने बुरे मूड में भन्नाता घूम रहा था, जिसका निश्चित रूप से मतलब ये था कि पत्थर सुरक्षित था। इन दिनों हैरी जब भी क्विरेल के पास से गुजरता तो वह उत्साह बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा देता, और रॉन ने सबसे ये कहना शुरू कर दिया कि वे क्विरेल के हकलाने की हंसी न उड़ाएं। बहरहाल हरमाइनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा बहुत सी चिंताएं थीं। उसने अपने रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था, अपने नोट्स की कलर कोडिंग करने लगी थी। हैरी और रॉन इस बात से परेशान थे कि हरमाइनी ऐसा करने के लिए उन्हें बार बार कहती थी। हरमाइनी, परीक्षाएं अभी बरसों दूर हैं, 10 सप्ताह। हरमाइनी ने पलट कर जवाब दिया, ये बरसों दूर नहीं है। निकोलस फ्लेमेल के लिए तो 1 सेकंड की तरह है, परंतु हम लोग 600 साल के नहीं हैं। वैसे भी तुम रिवीजन क्यों कर रही हो? तुम्हें तो सब पहले से ही आता है। रॉन ने उसे याद दिलाया। रिवीजन क्यों कर रही हूँ? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें एहसास है कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए इस परीक्षा में पास होना ज़रूरी है? परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। न जाने मुझे क्या हो गया था। दुर्भाग्य से टीचर भी हरमाइनी की तरह सोच रहे थे। उन्होंने उन पर इतना सारा होमवर्क लाद दिया था कि ईस्टर की छुट्टियां उतनी मज़ेदार नहीं रहीं जितनी क्रिसमस की थी। आराम से बैठना मुश्किल था जब हरमाइनी आपके बगल में बैठकर ड्रैगन के खून के 12 प्रयोग याद कर रही हो या छड़ी घुमाने की प्रैक्टिस कर रही हो। गहरी सांस छोड़ते हुए, उबासी लेते हुए हैरी और रॉन ने अपना ज़्यादातर खाली समय उसके साथ लाइब्रेरी में बिताया और ढेर सारा होमवर्क करने की कोशिश की। मुझसे ये कभी याद नहीं होगा, एक दोपहर अचानक रॉन ने अपनी कलम फेंकते हुए कहा और हसरत भरी निगाह से लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देखने लगा। महीनों बाद मौसम इतना सुहाना है, आसमान साफ और मुझे मत भूलना जैसा नीला था, और हवा गर्मी के आने के संकेत दे रही थी। हैरी 1000 जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ में जिटैनी ढूंढ रहा था, और उसने तब तक ऊपर नहीं देखा था जब तक रॉन ने ये नहीं बोला, हैग्रिड, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड सामने आया। उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रखा था। वो छछूंदर की खाल के ओवरकोट में गलत जगह पर दिख रहा था। बस यूं ही देख रहे थे, उसने खिसियानी आवाज में कहा, जिसकी वजह से उनकी रुचि तत्काल जाग गई। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक वो उन्हें शंका भरी नजरों से देखने लगा। अब भी कहीं निकोलस फ्लेमेल के बारे में तो नहीं खोज रहे हो? क्यों? अरे, हमने तो सदियों पहले पता लगा लिया वो कौन है, रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा, और हम भी जानते हैं कि वो कुत्ता इस चीज की रखवाली कर रहा है, वो पारस पत्थर। हैग्रिड ने तत्काल चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। उसके बारे में चिल्लाते मत फिरो, तुम्हें क्या हो गया है? हैरी बोला, दरअसल हम तुमसे पूछना चाहते थे कि फ्लपी के अलावा और कौन सी चीज़ें पत्थर की रखवाली कर रही हैं। हैग्रिड ने दोबारा कहा, सुनो, हमसे बाद में मिलो। हम ये वादा तो नहीं करते कि कुछ बताएंगे, परंतु तुम लोग यहाँ पर हल्ला मत करो। विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम होना चाहिए, लोग सोचेंगे कि हमने तुम्हें बताया है। बाद में मिलते हैं, हैरी ने कहा। हैग्रिड पैर पटकते हुए चला गया। उसने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा था? हरमाइनी सोच रही थी, तुम्हें क्या लगता है उसका पत्थर से कोई संबंध है? मैं देख कर आता हूँ वो लाइब्रेरी के किस हिस्से में है। रॉन ने कहा। उसका मन पढ़ाई से उब चुका था। 1 मिनट बाद वह अपने हाथों में किताब का गट्ठर लेकर लौटा और टेबल पर पटक दिया। ड्रैगन, वो बुदबुदाया। हैग्रिड ड्रैगन पर लिखी किताबें देख रहा था। ज़रा इन पर नज़र डालो। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ड्रैगन प्रजातियाँ, अंडे से शैतान तक, ड्रैगन मालिक की मार्गदर्शिका। हैग्रिड हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था।
ये उसने मुझे तभी बताया था जब पहली बार मिला था, परंतु ये गैर कानूनी है। सब जानते हैं कि 1709 के वॉलॉक्स सम्मेलन में ड्रैगन पालना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगर हम अपने घर के पीछे ड्रैगन रखेंगे तो मगलुओं से खुद को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आप ड्रैगन को पालतू नहीं बना सकते, खतरनाक है। तुम्हें देखना चाहिए कि चार्ली, रोमानिया में जंगली ड्रैगनों के कारण कितनी जगह जला है, रॉन ने कहा। परंतु ब्रिटेन में तो जंगली ड्रैगन है ही नहीं, हैरी ने कहा। बिल्कुल हैं, रॉन ने बताया। सामान्य वेल्श ग्रीन और हेब्रिडियन ब्लैक। और मैं तुम्हें बता दूं, जादू के मंत्रालय को उन्हें छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। हमें उन मगलुओं पर जादू करना पड़ता है जिन्होंने ड्रैगन देखा है, ताकि वे उसे भूल जाएं। तो फिर हैग्रिड क्या करना चाहता है, हरमाइनी ने कहा। जब उन्होंने 1 घंटे बाद रखवाले की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। सभी पर्दे बंद थे। हैग्रिड ने पूछा, कौन है? इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर आने दिया। उनके अंदर घुसते ही दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अंदर बहुत गर्मी थी। हालांकि आज गर्मी थी, इसके बावजूद अंगीठी में आग धधक रही थी। तो तुम हमसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, घुमा फिरा कर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लपी के अलावा पारस पत्थर की रक्षा और कौन कर रहा है? हैरी ने कहा। हैग्रिड ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बता सकते। वो पत्थर यहाँ बहुत अच्छे कारण से है। उसे ग्रीन गॉड से लगभग चुरा लिया गया था। हमें लगता है तुमने पहले ही ये अंदाज़ा लगा लिया होगा। हम नहीं समझ पा रहे कि तुम्हें फ्लपी के बारे में कैसे पता चला। हैग्रिड, रहने भी दो। तुम हमें बताना ही नहीं चाहते, वरना तुम तो हर बात जानते हो। जो भी यहाँ होता है उसके बारे में तुम्हें सब पता रहता है, हरमाइनी ने चापलूसी भरी भावुक आवाज़ में कहा। हैग्रिड की दाढ़ी हिली और वे समझ गए कि वो मुस्कुरा रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि रखवाले का इंतज़ाम किस किस ने किया है। हम सोच रहे थे कि डम्बलडोर ने मदद लेने के लिए तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा किया है, हरमाइनी ने कहा। इन शब्दों को सुनकर हैग्रिड का सीना गर्व से फूल गया। हैरी और रॉन हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें बताने से कोई नुकसान होगा। देखो, फ्लपी को हमसे उधार लिया है, फिर कुछ टीचर्स ने जादू किया है। प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फ्लिटविक, प्रोफेसर मैकगोनिकल। उसने अपने उंगलियों पर नाम गिनाते हुए कहा, प्रोफेसर क्विरिल, और जाहिर है डम्बलडोर ने भी कुछ काम किया है। परंतु ये क्या? हम किसी का नाम भूल गए। अरे हाँ, प्रोफेसर स्नैप। स्नैप? हाँ, तुम कहीं अभी उस गलत फहमी में तो नहीं हो? देखो, स्नैप पत्थर को चुराने की फिराक में नहीं है। उन्होंने इसकी रक्षा करने में मदद की है। हैरी जानता था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे होंगे जो वो सोच रहा है। अगर पत्थर की रक्षा के इंतज़ाम करते समय स्नैप मौजूद था तो उसे ये आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने इसकी सुरक्षा में कौन से इंतज़ाम किए थे। शायद वो हर चीज़ जानता था सिवाय क्विरिल के मंत्र और फ्लपी को पार करने के तरीके को छोड़कर। तुम इकलौते इंसान हो जिसे ये पता है कि फ्लपी को कैसे पार किया जाता है, हैग्रिड, हैरी ने चिंता भरे स्वर में कहा। और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी टीचर को भी नहीं? हमारे और डम्बलडोर के अलावा ये बात किसी को भी नहीं मालूम, हैग्रिड ने गर्व से कहा। तब तो बहुत अच्छा है। हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? मैं उबल रहा हूँ, हैरी ने कहा। नहीं खोल सकते, सॉरी, हैग्रिड ने कहा और आग के अंदर झांकने लगा। हैग्रिड, वो क्या है? पर शायद वो पहले से जानता था कि वो क्या है। आग के बीचों बीच केतली के नीचे एक बड़ा काला अंडा था। ओह, हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खींचते हुए कहा। तुम्हें ये कैसे मिल गया, हैग्रिड? रॉन ने कहा और आग के पास जाते हुए अंडे को गौर से देखा। ये तो बहुत महंगा होगा। हमने इसे शर्त में जीता है। कल रात हम गांव में कुछ पैक पीने गए थे। वहाँ एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगे। हमें लगता है कि वो इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश हुआ था, कसम से। परंतु जब ये अंडा फूटेगा तब तुम क्या करोगे, हरमाइनी ने कहा। हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, हैग्रिड ने कहा और अपने तकिए के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली।
इसे हम लाइब्रेरी से लाए थे, आनंद और लाभ के लिए ड्रैगन पालना। ये थोड़ी पुरानी है परंतु इसमें सब दिया है। अंडे को आग में रखो क्योंकि माँ उस पर फूंक मारती है, और जब अंडा फोड़कर बाहर निकल आए तो हर आधे घंटे बाद इसे 1 बाल्टी ब्रांडी में चिकन का खून मिलाकर दो, और ये देखो अलग अलग अंडों को कैसे पहचाना जाए। हमारे पास जो है वो नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन है, ये दुर्लभ है। हरमाइनी उतने खुश नहीं थी। हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो। लेकिन हैग्रिड उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो तो आग को हिलाते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। तो अब उनके पास चिंता करने के लिए एक और चीज़ थी। अगर किसी को पता चल गया कि हैग्रिड ने अपनी झोपड़ी में एक गैर कानूनी ड्रैगन छुपा रखा है तो उसका क्या होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि शांत जिंदगी कैसे होती है, रॉन ने आह भरते हुए कहा। हर शाम को वो अपने होमवर्क से माथा पच्ची करते जो उन्हें लगातार दिया जा रहा था। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन के लिए भी रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन नाश्ते के समय हेडविग हैरी के लिए हैग्रिड की चिट्ठी लाया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो बाहर निकल रहा है। रॉन जड़ी बूटियों का ज्ञान के पीरियड में गोता मारना चाहता था और सीधे झोपड़ी की तरफ जाना चाहता था, परंतु हरमाइनी तैयार नहीं थी। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार ड्रैगन को पैदा होते देखने का मौका मिलता है। हमारी क्लासें हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और ज़रा सोचो, अगर किसी को ये पता चल गया कि हैग्रिड क्या कर रहा है तो वो मुसीबत में फंस सकता है। चुप हो जाओ, हैरी फुसफुसाया। मेलफॉय कुछ दूर पर खड़ा हुआ था, एकदम चुपचाप ताकि उनकी बातें सुन सके। उसने कितनी बातें सुनी ये तो नहीं पता, लेकिन हैरी को मेलफॉय के चेहरे के भाव पसंद नहीं आए। रॉन और हरमाइनी जड़ी बूटियों की ज्ञान की क्लास तक जाते समय बहस कर रहे थे, और अंत में हरमाइनी इस बात के लिए तैयार हो गई कि वह सुबह उनके साथ छुट्टी में भाग कर चलेगी। जब क्लास के अंत में महल की घंटी बजी तो तीनों ने तत्काल अपनी खुरपियाँ पटकी और जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे आ गए। हैग्रिड ने रोमांचित भाव से उनका स्वागत किया। वो लगभग निकल चुका है। उसने उन्हें भीतर बुलाया। अंडा टेबल पर रखा, उसमें गहरी दरारें थी, अंदर कुछ हिल रहा था। खटखट की आवाज़ें आ रही थी। उन सभी ने अपनी कुर्सियाँ टेबल के पास खींच ली और सांस रोक कर देखते रहे। तभी अचानक एक धमाका हुआ और अंडा फूट गया। ड्रैगन का बच्चा टेबल पर पसरा हुआ था। उसे सुंदर तो नहीं कह सकते थे। हैरी ने सोचा कि वो एक मुड़ी हुई काली छतरी की तरह दिख रहा है। उसके घुमावदार पंख उसके दुबले काले शरीर की तुलना में बहुत बड़े थे। उसकी चौड़े नथने वाली लंबी नाक थी, सींग के ठूंठ थे और बाहर निकली नारंगी आंखें थी। वो छींका। उसकी नाक से इक्का दुक्का चिंगारियां निकली। कितना सुंदर है, हैग्रिड बुदबुदाया। उसने ड्रैगन का सिर सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ड्रैगन ने उसकी उंगलियों पर वार किया और अपने नुकीले दांत दिखाए। देखो तो सही, ये अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन कितनी तेजी से बढ़ता है, हरमाइनी ने पूछा। हैग्रिड जवाब देने वाला था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उछलकर खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ लपक गया। क्या बात है? पर्दों की दरार से कोई देख रहा था। एक बच्चा वो स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है। हैरी ने दरवाज़ा खोला। इतनी दूर होने पर भी पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। मेलफॉय ने ड्रैगन देख लिया है। अगले सप्ताह के दौरान मेलफॉय के चेहरे पर थिरकती मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रॉन और हरमाइनी परेशान होते थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर खाली समय हैग्रिड की अंधेरी झोपड़ी में बिताया ताकि वे उसे समझा सकें। इसे जाने दो, हैरी ने आग्रह किया, इसे आज़ाद कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, अब ये बहुत छोटा है, मर जाएगा, हैग्रिड ने कहा। उसने ड्रैगन की तरफ देखा। वो 1 सप्ताह में ही 3 गुना लंबा हो गया था। उसके नथनों से धुआं निकलता रहता। हैग्रिड रखवाली के काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो तो ड्रैगन को संभालने में ही व्यस्त था। पूरे फर्श पर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गे के पंख पड़े थे। हमने इसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है। हैग्रिड ने ड्रैगन की तरफ प्यार से देखा। ये अब हमें सचमुच पहचानने लगा है। देखो नॉर्बर्ट, नॉर्बर्ट, मम्मी कहाँ है? इसका दिमाग चल गया है, रॉन ने हैरी के कान में बुदबुदाया। हैग्रिड,
हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, नॉर्बर्ट को 15 दिन और रखोगे तो ये तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मेलफॉय किसी भी समय डंबलडोर के पास जा सकता है। हैग्रिड ने अपने होंठ काटे। हम जानते हैं कि हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते, परंतु कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंक सकते। हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा। चार्ली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? रॉन ने कहा। मैं रॉन हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं? नहीं नहीं, चार्ली, तुम्हारा भाई चार्ली रोमानिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली इसकी देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज सकता है। बहुत बढ़िया, रॉन ने कहा। क्या ख्याल है हैग्रिड? अंत में हैग्रिड तैयार हो गया कि वे चार्ली के पास उल्लू भेजकर उससे पूछ सकते हैं। अगला सप्ताह गुजर गया। बुधवार की रात को हरमाइनी और हैरी हॉल में अकेले बैठे थे। बाकी सभी काफ़ी पहले बिस्तर पर जा चुके थे। दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि तभी तस्वीर का छेद खुला और अचानक हवा से रॉन प्रकट हुआ। उसने हैरी का अदृश्य चौगा उतार दिया। वो हैग्रिड की झोपड़ी तक गया था ताकि नॉर्बर्ट का भोजन देने में उसकी मदद कर सके, जो अब बक्से भर भर कर मरे चूहे खाता था। उसने मुझे काट लिया। रॉन ने उसे अपना हाथ दिखाया जो खून से सने रुमाल में लिपटा हुआ था। अब मैं 1 सप्ताह तक कलम नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैगन वो सबसे भयानक जानवर है जो मैंने आज तक देखा है। परंतु जिस तरह से हैग्रिड उसकी बात करता है, उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो खरगोश का नन्हा मुन्ना नाजुक बच्चा है। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड ने मुझे डांटा कि मैंने उसे डरा दिया है, और जब मैं वहाँ से आया तो हैग्रिड उसे लोरी सुना रहा था। अंधेरी खिड़की पर दस्तक हुई। हेडविग, हैरी ने कहा और जल्दी से उसे अंदर घुसा लिया। चार्ली का जवाब लेके आई होगी। इकट्ठे तीनों चिट्ठी पढ़ने लगे। प्रिय रॉन, तुम कैसे हो? मुझे नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन रखने में खुशी होगी, परंतु लाना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि तुम उसे मेरे दोस्तों के साथ भिजवा दो जो मुझे मिलने के लिए अगले सप्ताह आ रहे हैं। समस्या ये है कि उन्हें गैर कानूनी ड्रैगन ले जाते हुए कोई देख न ले। तुम शनिवार को आधी रात के समय ड्रैगन को सबसे ऊंचे टावर पर ले जा सकते हो। वे लोग तुमसे वहाँ मिलेंगे और अंधेरे में ही उसे ले जा सकते हैं। मुझे इस पत्र का जवाब जल्दी भेजो। प्यार सहित, चार्ली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास अदृश्य चोगा है। हैरी ने कहा, यह काम खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चोगा इतना बड़ा है कि वो हम दोनों और नॉर्बर्ट को ढक लेगा। वे दोनों उसकी बात से सहमत हो गए और नॉर्बर्ट से और मेलफॉय से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। एक समस्या थी। रॉन के जिस हाथ में ड्रैगन ने काटा था वो अगली सुबह तक सूजकर दुगना मोटा हो गया। रॉन नहीं जानता था कि मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक रहेगा या नहीं। क्या वे ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान जाएंगी? बहरहाल दोपहर तक उसके पास कोई विकल्प नहीं था। घाव का रंग गहरा हरा हो चुका था और साफ दिख रहा था कि नॉर्बर्ट के दांत जहरीले हैं। हैरी और हरमाइनी दिन के अंत में भागते हुए हॉस्पिटल गए, जहां उन्हें रॉन बिस्तर में बुरी हालत में मिला। सिर्फ मेरे हाथ की ही बात नहीं है। मेलफॉय ने मैडम पॉम्फ्री से कहा है कि वह मुझसे एक किताब लेना चाहता है ताकि वो अंदर आ सके और मुझ पर हंस सके। मैंने मैडम पॉम्फ्री से कहा है कि मुझे कुत्ते ने काटा है, परंतु मुझे लगता नहीं है कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ होगा। वह उन्हें बताने की धमकी दे रहा है। मुझे उसे क्विडिच मैच में नहीं मारना चाहिए था, इसलिए वो सब कर रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की। शनिवार को आधी रात तक सब ठीक हो जाएगा, हरमाइनी ने कहा, परंतु रॉन को तसल्ली नहीं हुई। शनिवार को आधी रात को? अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया। चार्ली की चिट्ठी उसी किताब में है जो मेलफॉय ले गया है। हैरी और हरमाइनी को जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैडम पॉम्फ्री उसी पल आ गईं। उन लोगों को ये कह के भगा दिया कि रॉन को नींद की ज़रूरत है। योजना बदलने के लिए देर हो चुकी थी। हैरी ने हरमाइनी को बताया, हमारे पास इतना समय नहीं है कि चार्ली के पास दूसरा उल्लू भेज सकें। शायद नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने का इकलौता मौका होगा। हमें ये जोखिम लेना होगा। फिर अदृश्य चोगा भी तो है। मेलफॉय उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जब वे हैग्रिड को ये बताने गए तो उसका कुत्ता फैंग बाहर बैठा था, जिसकी पूंछ में पट्टी बंधी थी। हैग्रिड ने उनसे बात करने के लिए खिड़की खोली। हम तुम्हें अभी अंदर नहीं आने देंगे। नॉर्बर्ट गुस्से में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो हम संभाल न सकें। जब उन्होंने उसे चार्ली की चिट्ठी के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
हालांकि इसकी वजह ये भी हो सकती थी कि नॉर्बर्ट ने उसी समय उसके पैर में काट लिया था। ओह ठीक है, उसने सिर्फ हमारा जूता ही काटा है, यूं ही खेल रहा था, आखिर वो बच्चा ही तो है। बच्चे ने अपनी पूंछ दीवार पर मारी, खिड़कियां हिल गईं। हैरी और हरमाइनी वापस महल में लौट आए। नॉर्बर्ट को अलविदा कहने का वक्त आया तो हैग्रिड की हालत पर उन्हें अफसोस हुआ। रात बहुत अंधेरी और बादलों से भरी थी और उन्हें हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वे पीव्स के रास्ते से हटने का इंतजार कर रहे थे, जो प्रवेश हॉल की दीवार के साथ टेनिस खेल रहा था। हैग्रिड ने नॉर्बर्ट को एक बड़े बक्से में पैक करके तैयार कर दिया था। उसके सफ़र के लिए हमने बहुत से चूहे और ब्रांडी रख दी है और टेडी बियर भी रख दिया है, ताकि इसको अकेलापन न लगे। बक्से से आवाज़ें आ रही थी जैसे टेडी बियर का सिर फाड़ दिया गया हो। बाय बाय नॉर्बर्ट, हैग्रिड सुबह। हरमाइनी ने बक्से को अदृश्य चोगे से ढाक लिया, खुद भी उसके नीचे आ गई। वे नहीं जानते थे कि वे बक्से को महल के ऊपर किस तरह ले जाएंगे। जब वे प्रवेश हॉल में संगमरमर की सीढ़ियों पर नॉर्बर्ट को उठाकर अंधेरे गलियारे में ले जा रहे थे, आधी रात होने वाली थी। काम आसान नहीं था, बस पहुंच ही गए। हैरी ने हाँफते हुए कहा। वे सबसे ऊंचे टावर के नीचे गलियारे में पहुंचे, तभी उनके सामने अचानक हलचल हुई। उनके हाथ से बक्सा लगभग छूट गया था। वे भूल गए थे कि वे पहले ही अदृश्य हैं, इसलिए वे छाया में दुबक गए। दो लोगों की परछाइयों को घूरते रहे जो उनसे 10 फुट दूरी पर गुत्थम गुत्था थे। एक लैंप जल रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने चौकड़ी वाला ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना था। मेलफॉय का कान पकड़ रखा था। डिटेंशन, वे चिल्लाईं, और नाक शक्ति के 20 पॉइंट कम हो गए। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रही प्रोफेसर, हैरी पॉटर आने वाला है, उसके पास ड्रैगन है। क्या बकवास है, तुम इस तरह झूठ बोल सकते हो? चलो मेलफॉय, मैं तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नैप से बात करूंगी। इसके बाद टावर तक जाने वाली ऊंची घुमावदार सीढ़ी पार करना दुनिया का सबसे आसान काम था। जब वे रात को ठंडी हवा में बाहर पहुंच गए तो उन्होंने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया और खुश हुए कि एक बार फिर खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मेलफॉय को सजा मिल गई, मैं गा सकती हूँ। हरमाइनी तो जैसे नाचने लगी। गाना मत, हैरी ने उसे सलाह दी। मेलफॉय पर हंसते हुए उन्होंने इंतजार किया। नॉर्बर्ट अपने बक्से में धमा चौकड़ी कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद 4 जादुई झाड़ुएं अंधेरे में फिसलती हुई आईं। चार्ली के दोस्त खुश मिजाज थे। उन्होंने हैरी हरमाइनियों को रस्सी का वो झूला बताया जो वो साथ लेकर आए थे, जिसमें वो नॉर्बर्ट को झुलाते हुए ले जाने वाले थे। उन लोगों ने नॉर्बर्ट की रस्सियों को ठीक तरह से बांधने में मदद की और फिर हैरी और हरमाइनी ने सबसे हाथ मिलाया, धन्यवाद दिया। आखिर नॉर्बर्ट जा रहा था। वो एक बार फिर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब जब नॉर्बर्ट की चिंता उनके दिमाग से निकल गई थी, उनके दिल उतने ही हल्के थे जितने कि उनका हाथ। कोई ड्रैगन नहीं था। मेलफॉय को डिटेंशन मिल गया था। उनके सुख को कौन सी चीज कम कर सकती थी? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गलियारे में कदम रखा, फिल्च का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकल कर आया। ओह, फिल्च फुसफुसाया, हम मुसीबत में फंस गए। वे अपना अदृश्य चोगा टावर पर ही छोड़ आए थे।